दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने चैनल देसी हॉरर पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गुमनाम। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सफर। दोस्तों, जब प्रिया ऑटो रिक्शा से बाहर निकली तो मुंबई की हलचल भरी सड़कें एक नए दिन की ऊर्जा से जीवंत हो उठी। उसकी नजर अपार्टमेंट बिल्डिंग के ढहते हुए हिस्से पर टिकी थी, जो जल्द ही उसका नया घर होगा। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और उसने अपना आखिरी बक्सा अपने कंधे पर उठा लिया। इमारत के ढहने का डर उस पर मंडरा रहा था, लेकिन उसने इससे अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार में पहुंची, उसने देखा कि अंदर से धूप की हल्की सी सुगंध आ रही थी, जो दूर से मंत्रोच्चारण की आवाजों के साथ मिल रही थी। ओहो, तो आप हैं नए किराएदार? प्रिया को चौंकाते हुए एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग आदमी, जिसका चेहरा खराब था और आंखें उसकी दयालु थी, उसकी ओर से आ रही थी। शांति अपार्टमेंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश, बिल्डिंग का मैनेजर हूं मैं। लाइए, सामान उठाने में मैं आपकी मदद कर देता हूं। प्रिया मुस्कुराई जब राजेश ने उसका भारी बक्सा उठा लिया और उसकी मदद करी। वो बोली, धन्यवाद सर, मैं प्रिया हूं, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर खुशी हुई। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो बस मुझे बताएं, राजेश ने बोला। जैसे ही वे चरमराती सीढ़ी पर चढ़ने लगे, प्रिया उन अजीबोगरीब विवरणों को नोटिस करने से खुद को रोक नहीं पाई, जो उसकी नजर को आकर्षित कर रहे थे। लकड़ी की संरचना पर जटिल नक्काशी, दीवारों पर चमकती फीकी टिमटिमाटी ओवरहेड लाइटें। ऐसा लग रहा था मानो इमारत अपने में एक रहस्यमयी फुसफुसाहट दे रही हो, जिसकी दीवारें एक ऐसे इतिहास के साथ जीवन प्रतीत हो रही थी जिसे अभी तक उजागर नहीं किया गया था। आखिरकार दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे और राजेश एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने आकर रुक गया और बोला, यह है आपका नया घर। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताएं। प्रिया ने राजेश का धन्यवाद देते हुए सिर हिलाया और धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अपार्टमेंट बहुत मामूली था, लेकिन यह उसका था। उसने आसपास के माहौल को समझने में कुछ समय लगाया। उत्साह की भावना के साथ प्रिया ने अपना सामान खोलना शुरू कर दिया, ध्यान से उन्हें अपनी नई जगह पर व्यवस्थित किया। देखते ही देखते दिन ढल गया और जैसे ही सूरज नीचे डूबने लगा, पूरे कमरे में लंबी छाया पड़ने लगी। प्रिया को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकपी महसूस हुई। वह रुकी, उसकी नजर अपार्टमेंट पर पड़ी और एक संक्षिप्त क्षण के लिए उसने अपनी आंखों के कोने में हलचल की एक झलक देखी, लेकिन उसने इसको अपनी गलतफहमी समझा और इसको इग्नोर कर दिया। जैसे ही रात हुई, प्रिया अपने बिस्तर में बैठ गई। शहर की आवाजें खुली खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। जैसे ही वो सोने जा रही थी, लिविंग रूम से हल्की सी खरोंच की आवाज ने उसको झकझोर कर रख दिया। प्रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा था। ये सब इग्नोर करते हुए वह लेट गई। दोस्तों, बाकी रात भी आराम से कोसों दूर थी। प्रिया करवटें बदल रही थी, परेशान करने वाले सपनों से परेशान थी। एक सपने को देखकर प्रिया चौंक कर उठी। उसकी भौहें पसीने से भीगी हुई थी। घड़ी की ओर देखते हुए वह कर्रा उठी, क्योंकि अभी सुबह के 4 ही बजे थे। यह जानते हुए कि वह दोबारा नहीं सो पाएगी, उसने अपने लिए एक कप चाय बनाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही प्रिया रसोई में गई, वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि उस पर कोई नजर रख रहा था। उसने अपनी गति तेज कर दी और लाइट जला दी और केतली में पानी भर लिया। लेकिन जैसे ही वह स्टोव पर चढ़ाने ही वाली थी, लिविंग रूम से अचानक आवाज हुई। उस आवाज ने उसको भीतर तक डरा कर रख दिया। प्रिया का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह सावधानी से आवाज की ओर बढ़ रही थी। उसने मंद रोशनी वाले कमरे में झांका और वह भयभीत हो गई। उसने देखा कि फ्रेम की गई तस्वीरों में से एक फर्श पर बिखरी पड़ी थी। उसका कांच लकड़ी पर बिखरा हुआ था। प्रिया बिल्कुल स्टिल खड़ी रही। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था और वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हो क्या रहा है। क्या वह इस फ्रेम को सुरक्षित रखना भूल गई थी या फिर कुछ और भी भयावह खेल चल रहा था। वह तस्वीर वही थी जो उसने शाम को दीवार पर लटकाई थी, उसके परिवार की तस्वीर। टूटे शीशे को सावधानी से हटाते समय प्रिया के हाथ कांप रहे थे। उसका मन बेचैनी की बढ़ती भावना से भर गया और जैसे ही उसने टुकड़ों को निपटाया, उसने महसूस किया जैसे नए घर की दीवारें उसके चारों ओर बंद हो रही थी।
प्रिया ने चाय का विचार त्याग दिया और इसके बजाय शराब का एक बड़ा गिलास पी लिया और लिविंग रूम में पुरानी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। वो आधे अंधेरे में बैठी थी। उसकी नजर उस खाली जगह पर टिकी थी जहां उसने तस्वीरों को टांगा था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। इतने में ही प्रिया ने सोचा कि मैंने अपने आप को कहां फंसा लिया है। जैसे ही सुबह हुई, दरवाजे पर तेज दस्तक हुई और प्रिया बहुत डर गई। उसने जल्दी से टूटे हुए फ्रेम को सोफे के नीचे छुपा दिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने राजेश खड़ा था। उसे थोड़ा सा सुकून पहुंचा। राजेश ने अपार्टमेंट में कदम रखा और उसकी पैनी निगाहें कमरे का निरीक्षण कर रही थी। वो बोला, मैंने कल रात हंगामा सुना, क्या सब कुछ ठीक है? प्रिया झिझक रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि कितना क्या बताए। ईमानदारी से कहूं तो मुझे यकीन ही नहीं है। मैंने आधी रात में एक अजीब आवाज सुनी और जब मैं जांच करने गई तो मैंने पाया कि मेरी एक तस्वीर फर्श पर गिरी हुई थी और उसका कांच टूटा हुआ था। राजेश की भौहें सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वो बोला, मैं समझ गया, ये चिंताजनक है। जब से आप यहाँ आए हैं, क्या आपने कुछ और असामान्य देखा है? ये सुनकर प्रिया बोली, जी हाँ, अजीब सी आवाजें, मेरी आंख के कोने में छाया और मेरे बुरे बुरे सपने। राजेश ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी निगाहें विचारपूर्ण थीं। वो बोला, मैं समझ गया, मुझे डर है कि इस इमारत का इतिहास कुछ परेशानी भरा है। प्रिया, आओ मैं तुम्हें बैठकर बताता हूँ। इतने में वो बोला, देखो प्रिया, इस अपार्टमेंट की इमारत का अतीत काला है। दशकों पहले इन्हीं दीवारों के भीतर क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला हुई थी। एक विक्षिप्त तांत्रिक रवि नाम का एक आदमी यहाँ रहता था और वो जादू टोना करने का जुनूनी हो गया था। रवि ने जादू की दुनिया में गहराई में प्रवेश कर लिया था। एक शक्तिशाली इकाई वो एक राक्षस को बुलाने की कोशिश में विकृत अनुष्ठान और प्रयोग कर रहा था और अंत में उसके कार्यों के विनाशकारी परिणाम हुए। इमारत में कई निवासियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनके शवों को भयानक तरीके से शत विक्षत किया गया। पुलिस ने अंततः रवि को पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत नुकसान हो चुका था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिस इकाई को उसने बुलाया था वो आज भी यहाँ पर रहती है। प्रिया ने घबराते हुए बोला, ये आप मुझसे क्या कह रहे हैं? इस इमारत में इसी प्रकार की अलौकिक शक्ति का वास है? राजेश ने प्रिया को कहा कि मुझे संदेह है कि इस इकाई ने आपकी उपस्थिति को महसूस कर लिया है और वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक वो आपको अपना अगला शिकार ना बना ले। बहुत घबराते हुए प्रिया बोली, क्या इसका कुछ रास्ता नहीं हो सकता? आप मेरी मदद नहीं कर सकते? क्या किसी ऐसे व्यक्ति को आप नहीं जानते जो हमारी मदद कर दे इस इकाई को भगाने में? इतने में राजेश बोला कि एक व्यक्ति है जो आपकी सहायता करने में सक्षम हो सकता है। उसका नाम विक्रम है। वो एक स्थानीय इतिहासकार है जो तंत्र मंत्र की गहरी समझ रखता है और अच्छे कामों के लिए रखता है। वह वर्षों से इस इमारत के इतिहास पर शोध कर रहा है और हो सकता है कि उसके पास इस अभिशाप को तोड़ने की कुंजी हो। इतना कहकर राजेश ने प्रिया को विक्रम का नंबर दे दिया। राजेश के जाने के बाद प्रिया अपने अपार्टमेंट में पूरी लंबाई में घूम रही थी। घिसा पिटा बिजनेस कार्ड उसने अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था जब वह अपने दिमाग में राजेश के रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्दों को दोहरा रही थी। भयानक हत्याएं, विक्षिप्त तांत्रिक, लंबे समय से चल रही अलौकिक सत्ता। उसके नए घर में ऐसी दुष्ट शक्ति की वास होने की कल्पना मात्र से ही प्रिया बहुत डर गई थी। इतने में ही उसने विक्रम का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से आवाज आई, हाँ जी, मैं विक्रम बोल रहा हूँ। प्रिया बोली, हेलो विक्रम, मेरा नाम प्रिया है और मुझसे कहा गया था कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। प्रिया ने जब उन अजीब घटनाओं के बारे में विक्रम को बताना शुरू किया तब विक्रम तुरंत समझ गया और प्रिया की मदद के लिए तैयार हो गया। हालांकि वो जानता था कि इससे निपटना कोई आसान काम नहीं होगा। जैसे ही दोपहर हुई, विक्रम अपार्टमेंट पर पहुंचा। उसने अपार्टमेंट पर नजर डाली। विक्रम कमरे के केंद्र में चला गया और उसकी गहरी आंखें ऊपर की ओर देख रही थी। वो बोला, हाँ, मैं लंबे समय से किसी की उपस्थिति को महसूस कर सकता हूँ। यह प्राचीन, शक्तिशाली और अत्यधिक द्वेषपूर्ण है। विक्रम प्रिया की ओर मुड़ा और बोला कि जो इकाई इस इमारत को परेशान करती है वो कोई सामान्य आत्मा नहीं है प्रिया। ये एक अंधेरी आदिम शक्ति है, एक राक्षस
जिसे विक्षिप्त तांत्रिक द्वारा बुलाया गया है, जो कभी यहाँ रहता था। ये दानव दशकों से इमारत के निवासियों के डर और पीड़ा को खा रहा है और प्रत्येक पीड़ित के साथ मजबूत होता जा रहा है। विक्रम ने कहा, इसे रोकने का एक ही रास्ता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत साहस और बलिदान की आवश्यकता होगी। राक्षस ने आपको अपने अगले लक्ष्य के रूप में चिन्हित किया है और वह जब तक शांत नहीं होगा जब तक वह आप पर कब्जा नहीं कर लेता। विक्रम की बात सुनकर प्रिया ने कहा, जो भी हो मैं जरूर करूंगी विक्रम, मैं इस तरह से डर कर नहीं रह सकती, वो भी अपने ही घर में। उसकी बात सुनकर विक्रम ने कहा कि बहुत अच्छा, हमें एक अनुष्ठान करना चाहिए जो राक्षस का इस क्षेत्र से संबंध तोड़ देगा और उसे वापस उस गहराई में भेज देगा जहां से वो आया था। अनुष्ठान आसान नहीं होगा प्रिया, इसके लिए आपको अपने गहरे डर, अपने सबसे गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। दानव आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, आपके दिमाग और आत्मा को चकनाचूर कर देगा, लेकिन हमें तुरंत तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। राक्षस का प्रभाव हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता जाता है और हम देरी नहीं कर सकते। अगले कुछ दिनों में प्रिया और विक्रम ने अथक परिश्रम किया, आवश्यक सामग्री जुटाई और सावधानी पूर्वक अनुष्ठान की योजना बनाई। लेकिन जैसे जैसे तैयारी आगे बढ़ी, प्रिया को अपने अपार्टमेंट में अजीब घटनाओं में वृद्धि का अनुभव होना शुरू हो गया। अस्पष्ट आवाजें, वस्तुएं अपने आप चलती हुई और ज्वलंत और परेशान कर देने वाले सपने उसे परेशान कर रहे थे। प्रत्येक घटना पिछली से भी अधिक परेशान करने वाली बनती थी। आखिरकार दोस्तों, अनुष्ठान का दिन आ गया और प्रिया ने राक्षस का सामना करने और अपने घर को दोबारा से प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। और जैसे ही विक्रम ने जटिल मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, अपार्टमेंट की हवा तनाव से घनी हो गई। अंतरिक्ष की ऊर्जा ही किसी दूसरी दुनिया की शक्ति से हिलती और चटकती हुई सी प्रतीत होने लगी। प्रिया को अपने ऊपर अचानक भय का अत्यधिक प्रभाव महसूस होने लगा और वह जानती थी कि राक्षस ने उसकी हरकतों को भांप लिया है। दोस्तों, कमरे में एक विशाल द्वेषपूर्ण आकृति बनने लगी जो उनके ऊपर मंडराने लगी। उसकी चमकती आंखों में उनके विनाश की भूख भरी हुई थी। राक्षस की अलौकिक दहाड़ अपार्टमेंट में गूंज रही थी। एकाएकी मात्र उपस्थिति दम घोटने वाली थी। उसकी द्वेषपूर्ण नजर उसकी आत्मा को भेद रही थी। अनुष्ठान के जटिल मंत्रों को जारी रखते हुए विक्रम की आवाज स्थिर और आदेशात्मक थी। वह रहस्यमय प्रतीकों को और प्राचीन शब्दों का ताना बाना बुन रहा था। राक्षस ने पृथ्वी को हिला देने वाली दहाड़ निकाली। उसके पंजे वाले हाथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। प्रिया पीछे हट गई, उसकी सांसें उसके गले में अटक गईं। लेकिन विक्रम ने अपना हाथ उठाया और चिंगारी की बौछार से राक्षस के हमले को विफल कर दिया और बोला, प्रिया तुम्हें ध्यान केंद्रित करना होगा। विक्रम बहुत तेज चिल्लाया प्रिया पे। न सुनते ही प्रिया फिर से उसके साथ शामिल हो गई। उसकी आवाज में मंत्रमुग्धता बढ़ गई, लेकिन वहां का माहौल बहुत ज्यादा अशांत होने लगा। उस अशांत वातावरण को देखकर प्रिया की आंखें भय से फैल गईं। ऊंचे ऊंचे कंकालीय पेड़ रक्त लाल आकाश की ओर बढ़ रहे थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन एक बीमार धड़कती हुई पिंड थी, मानो धरती स्वयं जीवित हो और छटपटा रही हो। ये सब देखकर प्रिया चिल्लाई, विक्रम हम कहाँ हैं? उसकी आवाज में बहुत घबराहट थी। उसने दोबारा पूछा, प्लीज बताओ हम कहाँ हैं? इतने में विक्रम बोला कि हम राक्षसों के लोक में है प्रिया। मृतकों का लोक है, दुस्वप्न का लोक है। हमें इसके हृदय में खींच लिया गया है। जैसे ही विक्रम के शब्दों का आशय समझ में आया, प्रिया को अपने पेट में भीषण दर्द होने लगा। तो हम कहाँ फंस गए? हम वापस कैसे जाएंगे? प्रिया ने कहा। विक्रम बोला, प्रिया हमें इस डर का सामना करना होगा और इस क्षेत्र पर राक्षस की पकड़ को तोड़ना होगा। केवल तभी हम भौतिक दुनिया में लौटने और अनुष्ठान करने में सफल होंगे। विक्रम प्रिया को समझाते हुए बोला, तुम जितना जानती हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो तुम प्रिया। याद रखो, तुमने इस इकाई का सामना करने के लिए पहला कदम पहले ही उठा लिया है। तुम्हारे अंदर अपने डर का सामना करने और अपने जीवन को पुनः प्राप्त करने का साहस है। तो मेरे साथ आगे बढ़ो। प्रिया ने एक गहरी सांस ली, स्थिर सांस ली। उसका संकल्प सख्त हो गया। ठीक है विक्रम, मैं तैयार हूं। जैसे जैसे खतरनाक इलाके में वो आगे बढ़ रहे थे,
प्रिया को बेचैनी महसूस हो रही थी। उसका दिमाग इस विचार में दौड़ रहा था कि कैसी भयावहता उसका इंतजार कर रही होगी। अचानक एक तीखी चीख हवा में गूंजी और प्रिया अकड़ गई। उसका खून बर्फ में बदल गया। आवाज बेहद ही परिचित थी और जैसे जैसे ही वह स्रोत की ओर मुड़ी, उसका दिल डूब गया। वहां कुछ दूरी पर एक आकृति थी जिसे प्रिया बहुत अच्छे से पहचानती थी। वो उसकी माँ थी। उसकी माँ का शरीर किसी अदृश्य शक्ति द्वारा बांध लिया गया था। नहीं, प्रिया चिल्ला उठी। उसके पैर अपने आप हिल रहे थे और वो दर्दनाक दृश्य की ओर दौड़ रही थी। माँ, मैं आ रही हूँ। अब अपनी माँ को बचाने के लिए प्रिया ने अपना मन और मजबूत कर दिया और जैसे जैसे विक्रम मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही मंत्रों का उच्चारण करने लगी। वो अंदर से जानती थी कि ये सब असली में नहीं हो रहा है और उसकी माँ यहाँ नहीं है। वो इतना तेजी से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे कि देखते ही देखते जो वो विशाल आकृतियां थी वो छोटी होने लगी और देखते ही देखते वो भस्म हो गई। इसी के साथ प्रिया का वो घर उन पिशाचों से, उस राक्षस से मुक्त हो गया जिसमें विक्रम ने उसकी अथाह मदद करी। दोस्तों, ये प्रिया की मां की आकृति का ही माल था जिसने प्रिया को इतनी शक्ति दी और वो टस से मस ना हुई और उसने सारे मंत्रों को कंप्लीट करके उस पिशाच को, उस राक्षस को हरा दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।